इस सिंगल वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 7 एकदम अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो होपफुली बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। अब आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ रह गया है, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है और टेंशन हो रहा है कि भैया एग्ज़ाम आते आते तक पता नहीं अच्छा सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो अब से हम लोग अपना ब्रह्मास्त्र शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वन शॉट। हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट आपके सामने हम लाएंगे, उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आपको एकदम पक्का है ये कि अगर आप सेशन अच्छे से देखते हो और उसी हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पक्का है कि अच्छा कर जाओगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 7 यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का वन शॉट करेंगे। इस सिंगल वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 7 एकदम अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। जो कि सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का वो है एग्रीगेट डिमांड। तो समझते हैं आखिर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। क्या लिखा है एग्रीगेट डिमांड? क्या वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से लिखिएगा, वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी एक फिस्कल ईयर के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज है उस पर जो भी आप खर्च करते हो उसी खर्च का नाम रखा गया है क्या? एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम लोग शॉर्ट में एडी बोलते हैं, ठीक है। तो एडी का कंपोनेंट्स क्या क्या है याद रखेंगे, ये सारा क्या है एडी का कंपोनेंट्स। तो एडी का कंपोनेंट्स को इस तरह से बांटा गया है। एडी को पहला क्या हो जाएगा सी प्लस आई, सी का यानी कंजप्शन और आई क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर दो कंपोनेंट दिख रहा है कौन कौन सा, सी और आई, इसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। फिर क्या हो सकता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। तो सी और आई तो सेम है, ठीक है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 3 कंपोनेंट है तो इसको बोलेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। फिर एडी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हम लोग कैसे निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये जो नेट एक्सपोर्ट है आपका चौथा कंपोनेंट है। तो 4 कंपोनेंट दिखाना सी आई जी और नेट एक्सपोर्ट, तो इसको बोलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। अगर एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। जहां पे 3 सेक्टर लिखेगा 3, 4 लिखेगा तो 4 वाला और 2 लिखा तो 2 वाला, ठीक है। तो मेनली हम लोग इसको समझ के चलते हैं कि एडी इक्वल्स टू क्या है सी प्लस आई, ठीक है। डेफिनेशन क्या था कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है उस पर जो भी आप खर्च करोगे उसी खर्च का नाम रख दिया गया है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो इस चैप्टर में, ठीक है, चाहे चैप्टर नंबर 7 हो, 8 हो, 9 हो, इस तीनों चैप्टर में आपको एक सिंगल शेड्यूल बताएंगे, उसको अच्छे से समझ लेना है। वही टेबल आपको पूरा तीनों चैप्टर में काम आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब जैसे कि आपका इनकम, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनकम मान लीजिए 0, 200, 400, 600, 800। यानी इनकम का डिफरेंस कैसे है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 200 का डिफरेंस लेते हुए 800 तक, ठीक है। सी फॉर क्या था हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन 100 से स्टार्ट कीजिए, तो 100, 200, 300, 400, 500। यानी इनकम का डिफरेंस है 0 से 200 करके, कंजप्शन का डिफरेंस 100 से लेकर के 500 तक, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, याद रखेंगे। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि कांस्टेंट हो, जैसे अभी अगर एक बार 100 है तो हर समय कितना रहेगा 100। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, याद रखेंगे। इस तरह का इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम से जिसको कोई असर नहीं पड़ता, अफेक्ट नहीं होता, ये क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोगों को सी मिल गया, आई मिल गया, एडी कैसे निकालेंगे सी प्लस आई। तो दोनों का ऐड कर देना 200, 300, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला शेड्यूल अच्छे से समझना है और याद कर लेना है। ये एक टेबल अगर आपको याद हो गया या समझ में आ गया तो आपको बार बार शेड्यूल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसी शेड्यूल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं एग्रीगेट डिमांड का जो भी आपका
डायग्राम है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आपने गलती करा जहाँ पे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग दिखाएंगे इनकम। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकम का जो भी वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं कि यहाँ 0 से लेकर के 800 तक, और 200 का डिफरेंस तो 200। एक बात ध्यान रखना, ये जो डिफरेंसेस होगा वही यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अगर डिफरेंसेस यहाँ 200 है तो आप 300 यहाँ दिखा देना, गलत हो जाएगा। 400 यहाँ पे दिखा देना। ठीक है, अगर 200 यहाँ पे है तो 400 का हो जाएगा उतना ही के डिफरेंसेस में, फिर 600 भी उतना ही का डिफरेंसेस में। यानी अगर यहाँ पे डिफरेंसेस सेम है तो इसका भी डिफरेंसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब एडी यहाँ पे देख लीजिए 200, 300, 400, 500, 600 तक है, यानी 100 से स्टार्ट कर लो आप, तो 100, 200, 300, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आने क्या दिखा रहे हैं, एडी वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में इनकम। अब देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। जब आपका इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड कितना है, 200। जब आपका इनकम 0 है यानी एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होगा, 200 से। यानी आपका एग्रीगेट डिमांड 0 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, पहला बात। फिर इनकम जैसा ही 200 है तो एग्रीगेट डिमांड कितना है, 300। आप प्रॉपर स्केल का यूज कीजिएगा। ठीक है, फिर 400 पे कितना है, 400। फिर इनकम जब 600 है तो कितना है, 500। और इनकम 800 है तो कितना है, 600। जो भी पॉइंट्स मिला है इसको आपको ज्वाइन कर देना। ये आपको ये जो लाइन है इसको दिखाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट पॉइंट दिखा सकते हो। यानी आपका दिख रहा होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड वो कैसा बना, अपवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडी का शेड्यूल और एडी का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला वो आपको समझना जरूरी है। ये जो टेबल या डायग्राम हम लोगों ने बनाया इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला, जब आपका इनकम 0 है तो आपका कंजप्शन 0 नहीं है। आप देख सकते हो जब आपका इनकम 0 है तो उस समय कंजप्शन 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का कंजप्शन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। याद रखेंगे। अभी ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इक्वल्स टू 0। जब आपका इनकम 0 रहेगा और उस समय कंजप्शन का जो भी वैल्यू रहेगा उसी कंजप्शन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। याद रखेंगे। ठीक है, अब बोलोगे कि भैया जब मेरा इनकम 0 है तो हम कहाँ से खर्च कर रहे हैं, तो इसका सोर्स हो सकता है या तो पास्ट सेविंग्स, या तो आपने पहले सेव करके रखा होगा, या फिर किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से या किसी से भी आपने क्या किया, बोरो किया होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी में हमेशा मिनिमम कंजप्शन का जरूरत पड़ता है, इसलिए कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता है। और इस कंजप्शन का नाम है ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसका सोर्स क्या है, या तो पास्ट सेविंग हो सकता है या तो बोरिंग हो सकता है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, दूसरा बात यह है कि इनकम एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, या इसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। यानी अगर इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी। जाहिर सी बात है, इनकम बढ़ेगा तो खर्चा ज्यादा करोगे, इनकम अगर घटा है तो खर्च कम करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एट हायर लेवल ऑफ इनकम, यानी जब आपका इनकम बढ़ते जाएगा, ठीक है, कंजप्शन इज लेस देन इनकम। जैसे जैसे इनकम ज्यादा होते जाता है आपका कंजप्शन इनकम से कम होता है।
क्यों होता है? बिकॉज पीपल स्टार्ट्स सेविंग। जब आपके पास ज्यादा पैसा आने लगता है तब लोग क्या करेंगे? सेव करने लगते हैं। देखिए ध्यान से, जब आपका इनकम जीरो था तो कंजप्शन ज्यादा था, ठीक है, फिर ये दोनों क्या हो गए? बराबर। अब देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है, इनकम का वैल्यू कंजप्शन से ज्यादा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि 400 में से 300 रुपया खर्च कर रहे हो, यानी बचा कितना? 100 रुपया। तो आप वो 100 रुपया क्या कर दिए? सेव करना शुरू कर दिए। इसलिए हायर लेवल ऑफ इनकम पे इनकम का वैल्यू कंजप्शन से क्या होता है? ज्यादा होते जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो एग्रीगेट डिमांड समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई, जिसको एएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? मिनिमम सेल प्रोसीड्स, मिनिमम सेल प्रोसीड्स which the producer must get in order to continue production at given level of employment। यानी ये क्या? मिनिमम सेल प्रोसीड है। यानी अगर किसी प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए उसको कुछ क्या चाहिए होगा? इनकम चाहिए होगा। उसी मिनिमम सेल प्रोसीड का नाम है एग्रीगेट सप्लाई। यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करते थे उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते थे। अब अगर गुड्स और सर्विसेज को बेच करके जो पैसा आ रहा है, सेल से होने वाला रिसीट, तो पैसा आ रहा है, नहीं, वो क्या कहलाएगा? इनकम। उसी इनकम का नाम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट क्या होता है? सी प्लस एस, यानी कंजप्शन प्लस सेविंग। अब आपको एक बात दिमाग में बिठा लेना है, नोट कर लेना है कि इनकम इक्वल्स टू होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। ये आगे काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जाहिर सी बात है, इनकम को क्या करते हैं हम लोग? या तो खर्च कर देते हैं या तो सेव कर लेते हैं। तो जब y इक्वल्स टू सी प्लस एस है और ए एस इक्वल्स टू बी सी प्लस एस है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? ए एस इक्वल्स टू वाई। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखें y इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस एस। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर टेबल बना, हम क्या बोले आपको? अगर एक बार वो शेड्यूल याद हो गया तो आपको वही काम आ जाएगा। इनकम क्या था उसमें? 0, 200, 400, 600, 800। ठीक है, कंजप्शन कितना था? 100, 200, 300, 400, 500। अब हम लोगों को कंजप्शन चाहिए। क्या चाहिए? कंजप्शन। कंजप्शन कैसे निकालते हैं? जाहिर सी बात है, जब y इक्वल्स टू सी प्लस एस है और अगर आपको s निकालना है तो इनकम में से खर्च माइनस कर दो। ठीक है, आपके हाथ में 5,000 रुपया था, घर लेकर के आप गए कितना? 2,000 रुपया, तो खर्च कितना किए? 3,000। यानी 5,000 आपके पास इनकम था, 3,000 आप खर्च कर दिए, तो घर लेके कितना गए? 2,000। यही आपका क्या हो गया? सेविंग। सेविंग निकालना होगा तो y माइनस सी, कंजप्शन निकालना होगा तो y माइनस एस। ठीक है, तो s निकालना है तो y माइनस सी। तो 0 माइनस 100 करेंगे तो माइनस 100, फिर 200 में 200 गया 0, फिर 100, 200, 300। तो हम लोगों को क्या मिल गया? कंजप्शन, सेविंग, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे? एस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? सी प्लस। अब बहुत लोग क्या करने जाएंगे? दोनों को जोड़ने जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। अभी आप जस्ट पढ़े हो एस इक्वल टू क्या होता है? वाई। तो जितना वाई होगा उतना ही एस हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़कर भी देखेंगे तो देखिएगा आप इतना ही आएगा। देखो जोड़ लो, 100 प्लस माइनस 100, तो 100 माइनस 100 0, 200 प्लस 0 200, 300 प्लस 100 400, फिर 400 प्लस 200 600, फिर 500 प्लस 300 800। तो आप देख रहे होंगे कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का वैल्यू क्या आया? सेम आया। तो जब भी एग्जाम में अगर एग्रीगेट सप्लाई आपको निकालना होगा तो सी प्लस एस करने के जगह डायरेक्ट वाई अगर दिया तो उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई कैसा बनता है? ठीक है, ये याद रखिए, डायरेक्टली बनता है इस तरह से, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जब आप बनाए थे तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं था, क्या था? अबव द ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि एडी कभी भी 0 नहीं होता है, बट एग्रीगेट सप्लाई आपका 0 होता है, इसलिए कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यहां तक। तो हम लोगों का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कि जो भी आपका कंजप्शन है और इनकम है उसका रेशियो को बताता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बांटा गया है। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। ये टॉपिक समझना बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है? जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जिसको भी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे, क्या लिखा? इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन
टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। जितना भी आपका टोटल खर्च है और जितना आपका टोटल इनकम है, दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एक ट्रिक बताते हैं, आप देखो आराम से फॉर्मूला याद कर लीजिए। एपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन किसका हुआ? टोटल कंजप्शन, तो उसको ऊपर लिख दो। बाद में किसका हुआ? एंड टोटल इनकम, तो उसको नीचे लिख दो। जिसका प्रोनाउंसिएशन पहले होगा उसको ऊपर, जिसका बाद में हुआ उसको नीचे। यानी एपीसी का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या मिला? सी बाई वाई। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कहीं भी अगर आपको मार्जिनल वर्ड दिखे तो इसका मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज। शॉर्ट में बोलते हैं एमपीसी। ठीक है। फिर से डेफिनेशन समझते हैं, फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा। क्या लिखा? इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल चेंज इन कंजप्शन एंड टोटल चेंज इन इनकम। हम क्या बताए कि एमपीसी का मतलब होता है चेंज, और चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं इस ट्रायंगल साइन से, जिसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो बहुत आसान है। ठीक है। मार्जिनल था तो डेल्टा ले आओ, ऊपर जो था वही रहेगा। देखो फिर से प्रोनाउंसिएशन पहले किसका? टोटल चेंज इन कंजप्शन, तो डेल्टा सी। बाद में किसका? टोटल चेंज इन इनकम, तो ये चल जाएगा नीचे। यानी एपीसी है तो सी बाई वाई, एमपीसी रहेगा तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है। अगर आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का दो पोर्शन यानी एपीसी और एपीएस अगर समझ में आ गया है तो प्रोपेंसिटी टू सेव एकदम आसान है। उसमें क्या था कि कंजप्शन और इनकम का रेशियो को हम लोग देखते थे। यहाँ सेव आया, यानी अब हम लोग सेविंग और इनकम का रेशियो को देखेंगे। वहां पे था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे आ गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। वो था एपीसी, ये हो गया एपीएस। फिर से डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। तरीका क्या बताया हम कि जिसका प्रोनाउंसिएशन पहले है उसको ऊपर लिख दो। टोटल सेविंग यानी पहले ऊपर ऐसे, एंड टोटल इनकम तो वाई नीचे। एपीसी था तो सी बाई वाई, एपीएस आ गया तो एस बाई वाई। ठीक है। उसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल चेंज इन सेविंग एंड टोटल चेंज इन इनकम। कितना सेविंग में चेंजेस हुआ है और कितना इनकम में चेंजेस हुआ है, इसी का रेशियो को बोलते हैं एमपीएस। एमपीसी था तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एमपीएस हुआ तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठीक है यहां तक। तो अगर आपको एपीसी समझ में आ गया, एपीएस समझ में आ गया, एमपीसी समझ में आ गया और एमपीएस समझ में आ गया, तो ये चारों टर्म का आपस में क्या है? कुछ रिलेशन है, कुछ रिश्ता है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आखिर एपीसी और एपीएस के बीच भाई कैसा रिलेशन है। ठीक है। तो ये दोनों क्या बोलता है कि जब हम लोग को जोड़ोगे, जब हम लोगों को जोड़ोगे हम मिलकर के कितना हो जाएंगे? एपीएस यानी 1 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे मिलकर के? 1। जब एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो ये लोग दोनों बोल रहा है कि हम साथ साथ है, जैसे ही जोड़ोगे एक हो जाएंगे। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि आखिर एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो क्या 1 आता है या नहीं। एपीसी का क्या था? सी बाई वाई, एपीएस का एस बाई वाई। और आप लोगों ने पढ़ा था y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, तो ये सी प्लस एस को क्या लिख सकते हैं? y, और y y कैंसिल आउट होकर कितना होगा? 1। यानी एपीसी और एपीएस को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब इसी रिलेशन से दो और फॉर्मूला निकल के आता है। पहला है अगर एपीसी निकालना है तो 1 में से एपीएस को माइनस कर दो। ठीक है। और अगर एपीएस निकालना है तो 1 में से एपीसी को माइनस कर दो। क्लियर है। इस रिलेशन के बेसिस पे दो और फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। एपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीएस, और एपीएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीसी। ठीक है। इसी तरह एमपीसी और एमपीएस भी बोलता है कि भाई जब सब रिलेशन में है तो हम क्या पीछे रहेंगे, हम भी रहेंगे रिलेशनशिप में।
तो आखिर ये लोग दोनों का क्या रिलेशनशिप है, जो एपीसी और एपीएस का था वही इन दोनों का आपस में, कि जब हम लोगों को जोड़ोगे तो हम हो जाएंगे एक। तो इनका भी नारा है क्या, हम साथ साथ हैं। ठीक है, इनका भी क्या नारा है, हम साथ साथ है। यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। एमपीसी का क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। जब वाई इक्वल टू सी प्लस एस है तो ऑब्वियस सा बात है डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस ना लिख के क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई काटोगे तो कितना आएगा, 1। तो जिस तरह से एपीसी और एपीएस से 2 और फॉर्मूला डिराइव हुआ, उसी तरह इसके रिश्ते से भी और 2 फॉर्मूला निकल के आता है। क्या है, अगर एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस, और अगर एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। यानी शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो एपीसी का 2 फॉर्मूला, सी और वाई है तो सी बाई वाई, और अगर एपीएस गिवन है तो 1 माइनस एपीएस। उसी तरह एपीएस एमपीसी का भी 2 फॉर्मूला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीएस। ठीक है, फिर एपीएस का भी 2 फॉर्मूला, एस अपॉन वाई और 1 माइनस एपीसी। तो एमपीएस का भी 2, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीसी। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कंजप्शन फंक्शन। क्या लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द इनकम इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन। जितना भी आप कंजप्शन कर रहे हो और जितना आपका इनकम है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, कंजप्शन फंक्शन। ये फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा, इस फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, सी इक्वल्स टू एफ वाई, यानी सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और जितना इनकम है, इसी के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, कंजप्शन फंक्शन। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको ये याद होगा ना, y इक्वल्स टू सी प्लस एस था। अगर कंजप्शन निकालना तो क्या करते थे, इनकम में से सेविंग को माइनस कर देते थे। ये तो हो गया इसका पहला बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर एपीसी गिवन है, एपीसी का फॉर्मूला याद है ना, सी बाई वाई। अगर एपीसी गिवन रहेगा तभी भी आप सी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, एपीसी इंटू वाई इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, सी। तो ये हो गया सी का दूसरा फॉर्मूला। यानी अगर y दिया है और s दिया तो y माइनस एस, एपीसी दिया और y दिया तो एपीसी इंटू वाई। अब एक और फॉर्मूला होता है जिसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग दिखाते हैं मैथमेटिकल टर्म में। क्या है, c इक्वल्स टू सी बार, इसको बहुत लोग b लिखते हैं, बेटर है कि आप स्मॉल c लिखोगे, इंटू वाई। ठीक है, 99% लोग क्या गलती करते हैं, फॉर्मूला तो रट लिया है लेकिन ये जो भी आपका सिंबल्स यूज किया है इसका मतलब ही आपको नहीं पता है, फुल फॉर्म क्या है आपको नहीं मालूम है। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि ये सारा क्या डिनोट करता है। ये जो सी है यानी ये वाला, ये क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल सी। ये जो सी बार है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और आप पढ़ चुके हैं ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इज 0। ये जो स्मॉल सी है इसको आप लोग बी से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एमपीसी। ठीक है, और वाई का मतलब तो सबको पता ही होगा, इनकम। यानी अलजेब्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीसी इनटू वाई। ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस तरह से लिखते हैं। यानी आपको बोल सकते हो कंजप्शन निकालने का ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग कंजप्शन का शेड्यूल और डायग्राम समझेंगे कि आखिर जो कंजप्शन कर्व है कैसा बनता है। ठीक है, आपको पहले ही पता है, हम एक ही शेड्यूल पूरा चैप्टर में काम आ जाएगा। देखो कैसे, इनकम मान लेते 0, 200, 400, 600 और 800। कंजप्शन क्या था, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग कंजप्शन। एक्स एक्सिस में इनकम दिखाएंगे और वाई एक्सिस में दिखाएंगे हम लोग कंजप्शन। कंजप्शन कहाँ तक गया, 100 से लेकर 500 तक। डिफरेंसेस सेम रखेंगे आप लोग, 100, 2, 3, 4, 5।
जिसको डायग्राम बनाने नहीं आ रहा उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम्स आएंगे, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ क्या क्या है, 200, 400, 600, 800। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से। जब आपका इनकम 0 है तो कंजप्शन कितना है, 100, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर जब आपका इनकम 200 है तो कंजप्शन भी कितना है, 200। फिर 400 पे कितना है, 300। आपका ये हो गया 400, तो कितना है, 300। फिर 600 पे 400 और 800 पे 500। इस तरह से सारे पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। आप स्केल का यूज करोगे तो आपका जो भी डायग्राम है वो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कंजप्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा आपके शेड्यूल में कि इनकम और कंजप्शन है जो 200 पे कट कर रहा है, यानी 200 जब इनकम है तो इनकम और कंजप्शन क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। जहां पे भी इनकम और कंजप्शन एक दूसरे को कट करे, यानी एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं बीईपी। अब बीईपी क्या है, इट इज दैट पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू सी, इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जितना आपके पास इनकम था पूरा खर्च कर दिए, तो सेव कितना करके आए हो, 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे y और c क्या होता है, बराबर होता है, और सेविंग कितना हो जाता है, 0। ठीक है, यानी जब आप इनकम लाइन क्रॉस करोगे तो देखना आपको 200 पे, जब यहां से आप इनकम लाइन बनाओगे तो ये कहां पे कट करेगा, 200 पे, यानी इस इनकम पे इनकम लाइन और कंजप्शन कर्व एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लोग, ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि y और c क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर आपको कंजप्शन फंक्शन समझ में आ गया ना, तो उसका जस्ट उल्टा है सेविंग फंक्शन। आपको क्या करना, फिर से हम बोलेंगे, रटना नहीं है, एक टॉपिक को आप समझ लो, अगर दूसरा उसका अपोजिट है तो अपने आप हो जाएगा। कंजप्शन फंक्शन में क्या समझे, रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो सेविंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम, इसलिए इस तरह से डिनोट करते हैं, एस इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो आपको पता है ना, जब कंजप्शन निकालते थे तो y माइनस क्या करते थे हम लोग, सेविंग। जब सेविंग निकालेंगे तो y माइनस सी, ये इसका पहला फॉर्मूला। उसी तरह अगर एपीएस दिया है तो एपीएस इंटू वाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेविंग। अब हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में समझेंगे कि आखिर कैसे निकलेगा। इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो हम आपको क्या करते हैं, कंजप्शन से रिलेट करके बता देते हैं, समझना आसान हो जाएगा। कंजप्शन का क्या था, सी बार स्मॉल सी इंटू वाई। सेविंग का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एस इक्वल्स टू माइनस एस बार स्मॉल एस इंटू वाई। ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला हम क्या बोले, याद तो रहना चाहिए, बट ये सारा शॉर्ट टर्म जो भी दिया है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या वो याद रखना जरूरी है। एस का मतलब क्या हो जाएगा, सेविंग। एस बार का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस सेविंग। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या था, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इज 0। ऑटोनोमस सेविंग का भी सेम है, मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बोलोगे भैया एस बार और सी बार में क्या डिफरेंसेस है। दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जो सी बार होता है वो प्लस में होता है और जो एस बार होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, स्मॉल सी का मतलब था एमपीसी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एस है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एमपीएस। ठीक है, और वाई का मतलब दोनों में सेम होता है, इनकम। यानी आप देख रहे हो कि अगर आपको ये याद है तो इससे ही ये डिराइव हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस सेविंग। एक बात याद रखना, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। क्या, सबसे पहला बात कि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, प्लस में होता है, और ऑटोनोमस सेविंग क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, दूसरा बात, ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस सेविंग दोनों होता है बराबर, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। डिफरेंसेस बस इतना है कि अगर मान लीजिए ये +100 है तो ये क्या हो जाएगा, -100। बस यही डिफरेंस है प्लस और माइनस का। ऐसा नहीं है
कि ये +100 है तो ये -200 हो जाएगा, नहीं, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, बस ये प्लस में है और ये माइनस में। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कभी माइनस सेविंग होता है क्या? ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? हम 99% गारंटी दे सकते हैं कि आपको अभी तक नहीं पता होगा कि जो ऑटोनोमस सेविंग में ये जो माइनस है ये क्या डिनोट करता है। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो सेविंग है आपका, या तो पास्ट सेविंग्स है या तो आप बोरो किए हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑटोनोमस सेविंग में जो माइनस साइन इंडिकेट करता है, ऑटोनोमस सेविंग का जो भी वैल्यू माइनस में आता है, दैट डजंट मीन कि सेविंग का वैल्यू माइनस में नहीं। अगर यहाँ पे वैल्यू आया एस इक्वल टू -200 तो इसका ये मतलब नहीं है, कभी आप देखे हो कि -200 रुपया सेव किए, नहीं, बस ये माइनस क्या दिखा रहा है कि या तो आपका ये पिछला सेविंग है, पास्ट सेविंग, या तो आप किसी से उधार लिए हो यानी बोरो किए हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हमको नोट पे क्या आपको ध्यान देना कि ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में होगा, ऑटोनोमस सेविंग माइनस में होगा। यानी अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ हो जाएगा -100। एमपीसी कितना है, 0.8 है, एमपीएस क्या निकालते थे, 1 - 0.8 यानी कितना हो जाएगा 0.2, और यहाँ पे वाई है तो यहाँ भी वाई रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब सेविंग का जो आपका कर्व कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा जरा। सेम शेड्यूल के यूज करके हम लोग अब सेविंग में बना लेंगे, इसलिए उस वाले शेड्यूल को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। क्या था हमारा टेबल, इनकम था 0, 200, 400, 600 एंड 800। कंजप्शन था 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस कंजप्शन। कभी भी ये दोनों दिखेगा तो इनकम में से खर्च को हटा दो, तो -100, फिर 0, फिर 100, 200, और सेविंग माइनस में दिख रहा है लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑटोनोमस सेविंग है। ठीक है, यानी पास्ट वाला होगा या बोरो किया। डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। आपका सेविंग माइनस में गया है, इसलिए ओरिजिन से नीचे भी जाओगे। ठीक है, इधर प्लस में जाता है इधर माइनस में जाता है, तो पता होगा आपको। ये हो गया सेविंग, यहाँ दिखा रहा है इनकम। सेविंग कितना प्लस में 300 तक, तो 100, 200, 300। अब बच्चे कहाँ गलती करेंगे इसका शेड्यूल में, देखिए आपको साथ साथ एरर भी बताते जा रहे हो कि मोस्ट प्रोबेबली आप कहाँ गलती कर सकते हो। इसका जो डिफरेंसेस है वही नीचे में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर इतना डिफरेंसेस 100 है आप इतना कम ले लेना, नहीं, जो स्केल से आप यहाँ मेजर किए हो वही स्केल का यूनिट इतना रहना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये मान लीजिए -100, थोड़ा और बढ़ा देते हैं -200। ठीक है, अब ये कहाँ तक है, 200 से लेकर के 800 तक, तो 200, 400, 600। ध्यान दीजिएगा, जब आपका इनकम 0 है तो सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -100 से। इनकम जब 0 रहता है और जिस पॉइंट से आपका सेविंग स्टार्ट होता है उसी सेविंग, यानी इसी को बोलेंगे हम लोग ऑटोनोमस सेविंग, क्योंकि इनकम सामने कितना है 0। फिर जब आपका इनकम 200 है तो सेविंग कितना हो गया 0, यानी ये वाला पॉइंट। फिर 400 पे कितना है 100, यानी इस तरह से जब आप करते जाओगे इस तरह से आपको सेविंग मिलेगा। ठीक है, आपको अब ध्यान क्या रखना, ये जहां से स्टार्ट होता है इसको एस बार बोलते हैं, यानी यही आपका क्या ऑटोनोमस सेविंग। अब आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी मान लो, एस का वैल्यू 0 है। अभी जस्ट बताए थे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे वाई और सी बराबर हो जाता है और एस का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी इस पॉइंट बी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेविंग इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है यहाँ पे 0 हो जा रहा है। क्लियर है, तो इस तरह से सेविंग क्या होता है, आपका नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है और इस तरह से ये बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा सेविंग भी क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन समझने के बाद चैप्टर नंबर जो आपका 7 है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी इस वाले टॉपिक को आप एकदम मार्क कर लो, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ये टॉपिक देखने को एकदम मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक क्या है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, यानी सेविंग को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, डायग्राम उल्टा बना देते हैं। ध्यान से आज एक ट्रिक बताएंगे, उसके बाद डाउट एकदम क्लियर। किसको डिराइव करना है, सेविंग को।
किससे डिराइव करना है? कंजप्शन से। तो ट्रिक क्या है, जिससे डिराइव करोगे उसका डायग्राम को आप बनाओगे ऊपर। अभी जस्ट सीखे ना हम लोग कंजप्शन का कर्व बनाने। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम आपको डायरेक्ट बना के दिखा रहे हैं। आपको जो टेबल समझाया है आप खुद से एक बार यूज करके देखोगे, टेबल का यूज करके आप ये डायग्राम बनाओगे, किसका? कंजप्शन का। हम आपको डायरेक्ट बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं कि कंजप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, अबव द ओरिजिन, क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। फिर से बोलेंगे, जिसको डिराइव करना है उसका डायग्राम नीचे, और जिससे डिराइव हो रहा, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम कंजप्शन, यानी कंजप्शन का यूज करके आपको सेविंग को डिराइव करना है। अब ये गलती मत कीजिएगा एग्जाम में कि कंजप्शन फंक्शन को एक पेज पे बना दिए और सेविंग फंक्शन को दूसरे पेज पे, गलत हो जाएगा। दोनों डायग्राम आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका, मान लीजिए अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, ये बन गया कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद इसको इनकम कट करता किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसको बी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या, y इक्वल्स टू सी, और सी जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं सी बार। क्या बोलते हैं? सी बार, ठीक है। याद रखेंगे, इसी के स्ट्रेट में आपको ड्रॉ करना है सेविंग के लिए। ये जो लाइन था ना जहां पे y और c बराबर है, ब्रेक इवन पॉइंट, यहीं से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना एकदम स्ट्रेट बाय यूजिंग स्केल, ठीक है। सेम यहाँ पे इनकम दिखाएंगे और यहाँ पे दिखाते हैं सेविंग, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे तो किस किस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बात कि ये जो कंजप्शन स्टार्ट हो रहा है इसका डिफरेंसेस और सेविंग जहां से स्टार्ट होगा दोनों का डिफरेंसेस सेम है या नहीं, क्योंकि आपको पहले बताए थे सी बार और एस बार का वैल्यू बराबर रहता, बस ये प्लस में रहता और ये माइनस में रहता, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा? सेम। तो जब वैल्यू सेम है तो दोनों का डिफरेंसेस भी क्या होना चाहिए? सेम। यानी इसका स्केल अगर इतना है तो इसका भी इतना हो जाएगा, ये हो गया एस बार, ठीक है, जो कि माइनस में जाएगा, ठीक। फिर इस पॉइंट पे जहां पे आपका y और c बराबर है उस पॉइंट पे सेविंग क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर यही क्या होगा? एक्सटेंड होते हुए इस तरह से बढ़ जाएगा। यानी एग्जामिनर क्या क्या चेक करेगा? नंबर 1, ये दोनों का डिफरेंसेस सेम है या नहीं। नंबर 2, आपका टेबल में मान लीजिए अगर ये 400 पे कट कर रहा है या मान लीजिए 200 पे कट कर रहा है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए, ठीक है। यानी जब ये हो गया नंबर 2, बी और वाई, जब वाई और सी जब बराबर है पॉइंट बी पे, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एस का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। आपके इस डायग्राम में दो ही चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का और ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। ये हो गया डायग्राम, ठीक है। जिससे डिराइव कर रहे थे उसका डायग्राम ऊपर, अब जिसको डिराइव कर रहे हैं उसका डायग्राम नीचे। आप इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसका स्टेप्स अच्छे से याद रहना चाहिए। बहुत लोग स्टेप रट लेते हैं, रटना नहीं है, आपको इसका अंदर का कंटेंट हम बता देंगे, आप अपने से लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या है, जो पहला स्टेप होगा उसमें बात करेंगे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, यानी दोनों कर्व का किस बारे में? स्टार्टिंग पॉइंट में। आप देख सकते हो कि जब आपका इनकम कितना है? 0 है, तो कंजप्शन कितना है? O2 C बार। O2 क्या है? C बार। और इसी इनकम पे जब आपका इनकम 0 है तो सेविंग कितना है? OS बार या माइनस OS बार बोल लो, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं, यानी OS बार कैसे हुआ? O से लेकर के S बार, यहीं से ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या? OS बार इक्वल्स टू माइनस OC बार। OS बार यानी क्या हो गया? ऑटोनोमस सेविंग इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन। अगर ऑटोनोमस कंजप्शन को माइनस में ले लो तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोनोमस सेविंग। यानी पहला पॉइंट पे हम लोग दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो आपका सेकेंड स्टेप आएगा उस पर बात होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। किसका बात चलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट का। देखो, एट पॉइंट बी पे y और c क्या है? बराबर,
ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट कौन सा पॉइंट, यानी ए पे, और इसी पॉइंट पे एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हमेशा याद रखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पे वाई और सी क्या है, बराबर है, और सेविंग क्या हो जाएगा, 0। इसलिए सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होता है, फिर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, 0 की ओर आ जाता है। ठीक है। फिर थर्ड में बात करेंगे बियॉन्ड बीईपी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है, इनकम का वैल्यू कंजप्शन से ज्यादा हो जाता है। क्यों, बिकॉज पीपल स्टार्ट्स सेविंग, क्योंकि लोग क्या करना शुरू कर दिए, सेव। देखो यहां तक अभी तक पास्ट सेविंग था, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगा कंजप्शन नीचे आ गया, यानी ये जो पोर्शन है इसका आप क्या कर रहे हो, सेव करना शुरू किए। इसलिए इनकम यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी सेविंग यहाँ से स्टार्ट होता है, बढ़ते बढ़ते 0 होता है, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो सेविंग क्या होता है, एक्सटेंड होते जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्टेप में बात किसका किसका हुआ। पहला स्टेप दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट, और तीसरा एक्सटेंडेड पार्ट, ये जो पार्ट है इतना, ये जो बड़ा है, इसका बात करना। ठीक है। अगर आपको सेविंग फंक्शन वाला अच्छे से समझ में आ गया तो इसका जस्ट उल्टा है कंजप्शन, कुछ नहीं करना है। यानी अब टॉपिक क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। तो अब आपको करना क्या है, बस इस वाले डायग्राम को ऊपर और इस वाले डायग्राम को नीचे, और सारा पॉइंट का बाद सेम होगा, बस चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे सी का बात शुरू में किए, यहाँ पे कर देंगे एस का बात, फिर यहाँ पे एस का बात हुआ था, यहाँ पे सी का बात। यानी आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करना, सेविंग वाला समझ जाओ तो कंजप्शन वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही टाइम है कि आप खुद भी मेहनत कर सकते हो और दूसरों को भी इंकरेज कर सकते हो कि हाँ भाई आप अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी मन लगा के पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।